सभी को नमस्कार। गाइनोकोलॉजी सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर हमने पिछले हमारे लेक्चर में स्पर्म काउंट जो है वो पूरी इसका कैलकुलेशन और इसके बारे में समझा। किन किन विधियों से स्पर्म की काउंट होती है इनको हमने समझा। आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है स्पर्म में विकृतियाँ, यानी कि स्पर्म एबनॉर्मेलिटी। एक तो सही स्पर्म होता है जिसका डायग्राम आपने देखा है, इसमें भी कहीं दिया होगा और आप शायद ये दे भी रखा है 271 पे। ये एक बिल्कुल सही स्पर्म है, एकदम करेक्ट, जिसमें आप देख रहे हो हेड है, मिड पीस है और टेल है। 3 भाग हैं इसके, तीनों के तीनों जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हैं और सही है, नॉर्मल। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, कभी कभी एबनॉर्मलिटियाँ आ जाती हैं। एबनॉर्मलिटियों में भी सिर में एबनॉर्मलिटी अलग है, मिड पीस में अलग है, टेल में अलग है। तो 4% जो है 4% जो है पाई जाती हैं हेड के अंदर, सिर पर। ये जो सिर है इसका, इसमें सिर्फ 4% जो है वो 15 से 20% एबनॉर्मल अगर स्पर्म हो उनमें, तो ऐसी कोई ख़ास जो है बात नहीं है। अगर 80% नॉर्मल हैं स्पर्म तो सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है। तो इसमें सिर्फ जो हेड की जो है वो 4%, पूंछ की 5% और मिड पीस जो है इसमें 4 से 10% के बीच में इनकी विकृतियाँ होती हैं। तो किसी भी सांड की प्रजनन दर उसके सीमन में उपस्थित नॉर्मल शुक्राणुओं पर निर्भर करती है। यदि किसी एक बार संकलित सीमन में 15 से 20% तक विकृत शुक्राणु भी हों तो भी उस सांड की प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता। यह विकृति सांड के शुक्राणु में 4% सिर, 5% पूंछ और 4 से 10% के बीच में मिडल पीस में होती हैं। मुख्य रूप से शुक्राणुओं के हेड, मिडल पीस व टेल में 3 कारणों से विकृतियाँ आती हैं। पहली विकृति यह विकृति सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने पढ़ा है ना टेस्टिस में। स्पर्म जहाँ एपिथेलियम के बाद जर्मिनल सेल के बाद सेल से जर्मिनल एपिथेलियम से बनते हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमने देखे हैं। इसके अंदर ये टेस्टिस का अगर देखोगे ना उसका पोर्शन, तो इसमें आपको नज़र आएंगे कि भाई ये वो है सेमिनिफेरस। जर्मिनल एपिथेलियम, ये जमाइनल नहीं है, ये कुछ और ही लिख रखा है इसने। अथवा जर्मिनल एपिथेलियम या तो सेमिनल वेसिकल में और या जर्मिनल एपिथेलियम के विकार होते हैं। ये ज़्यादा यहीं से विकार शुरू होता है। सेकेंडरी विकृतियाँ वो प्राइमरी हैं, क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्म की शुरुआत होती है, जर्म्स की इसकी, तो यहीं से शुरू हुई, वो प्राइमरी हो गई। सेकेंडरी जो हैं वो हैं जब साधारण शुक्राणु जर्मिनल एपिथेलियम से निकलकर प्रजनन मार्ग, यानी कि प्रजनन मार्ग अंगों से, जैसे इफेरेंट डक्ट, एपिडिडाइमस व वास डिफरेंस से गुजरती है, तब विकृति होती है। पहली विकृति सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या जर्मिनल एपिथेलियम, इससे निकलने के बाद में ये जो इसका प्रजनन मार्ग है इसमें आती हैं। ये सेकेंडरी हो गई एबनॉर्मलिटी। और टेरिटरी जो है वो है एबनॉर्मलिटी। यह शुक्राणु में विकृति जब होती है जब वीर्य श्रृंखलित हो जाता है, यानी कि निकलता है। निकलने के बाद यानी कि हैंडलिंग के दौरान अत्यधिक ठंड, गर्मी तथा पानी में पेशाब की सीमन में उपस्थित है कारण ये विकृतियाँ सीमन के अंदर उसमें स्पर्म में आती हैं। तो ये अब कौन कौन सी जो हैं वो विकृतियाँ हैं जो प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं और टेरिटरी हैं। तो जिसमें प्राइमरी जो है वो है मैक्रोसेफेलिक हेड, माइक्रो कहते हैं छोटे को, हेड का। अब ये इधर नॉर्मल हेड आप देख रहे हो, इससे छोटा होना, अगर छोटा हो गया तो ये माइक्रो है। अगर मैक्रोसेफेलिक हेड यानी बड़ा हेड होना, इससे बड़ा हो गया तो ये मैक्रोसेफेलिक। इनलोंगेटेड नैरो हेड, इनलोंगेटेड का मतलब लंबा होना,
इस हेड का लंबा हो जाना, इलोंगेटेड हो जाना और पतला हो जाना, नैरो। शॉर्ट एंड ब्रॉड हेड, ये छोटा हो गया, ब्रॉड हो गया, चौड़ा हो गया। पायरीफॉर्म, नारंगी जैसा हेड। डबल हेड, दो हेड हो जाना। डबल मिडल पीस, ये जो मिडल पीस मैंने अभी आपको बताया ना, मिडल पीस है, हेड, मिडल पीस, टेल, मिडल पीस का डबल हो जाना। और इसके बाद में डबल मिडल पीस और टेल, टेल भी डबल होगी, मिडल पीस भी टेल डबल हो सकता है, हेड एक रह सकता है। मिडल पीस स्वेलिंग, जो बीच का पोर्शन है इसमें सोजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना। एबॉक्सियल अटैच्ड मिडल पीस, एक्सियल का मतलब ये हेड है, इधर आप इसको देखो, ये हेड है, अगर इसके मिडल पीस यहाँ जुड़ा है बीच में तो ये एक्सियल है, और अगर यहाँ जुड़ गया तो ये एबैक्सियल है, यानी कि यहाँ जुड़ जाना मिड पीस का, हेड यूँ एक साइड में हो जाना। उधर बैठ के देखा करो, नजर आ रहा है क्या? ये देखिए, ये हेड है मान लीजिए, और ये मिड पीस है, यस, ये मिड पीस है। अब ये मिड पीस है, अगर इसके बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है तो ये एक्सियल है, एक्सियल है सेंटर में, और अगर यहाँ लगा है तो ये साइड में लगा हुआ है, तो साइड है एबैक्सियल, एबैक्सियल जो है वो मिड पीस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एबैक्सियल अटैच्ड मिडल पीस। हाई कोइल्ड मिडल पीस एंड टेल, हाईली कोइल्ड, ये हेड है, मिडल पीस और टेल है जो, ये कोयल होके यूं मुड़ के यूं साथ में लग गई, यूं। हाईली कोइल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा टेल मुड़ गई और फिर मिड पीस भी मुड़ के साथ में लग गया हेड के, ये हेड और यहाँ चिपक गए ये दोनों। तो हाईली कोइल्ड ये जो है वो इसका कोइल मिडल पीस एंड टेल। तो ये हमारी इसके बारे में हो गई प्राइमरी विकृतियाँ। सेकेंडरी विकृतियाँ क्या क्या हैं? डिटैच्ड नॉर्मल हेड, डिटैच्ड हटा हुआ, ये मिड पीस है, इसके ऊपर ये हेड लगना चाहिए, ये डिटैच हो गया, हट गया इससे, ये डिटैच हो गया, साइड में पड़ा है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, डिटैच, हटा हुआ। स्पर्मेटोजोआ विद बेंड टेल, टेल का मुड़ जाना, बैंड हो गया, उसमें बैंड पड़ जाना, बैंड का। इसके बाद में डिटैच्ड गैलियन कैप्टिस, ये देखना पड़ेगा, कैप्टिस, डिटैच्ड गैलियन कैप्टिस। कैप्टिस तो हेड के ऊपर जो जगह है उसको बोलते हैं, लेकिन मैं इसको अभी देख के बताएंगे आपको। ये कैप्टिस फॉर व्हाट इट हैज़ रिटन द कैप्टिस वर्ड, क्योंकि हेड के ऊपर जो है ना टोपी, जहाँ है टोपी, इसको कहते हैं कैप्टिस। अभी इसमें देख लेते हैं कि ये डिटैच कैसे हुई है, हेड की या उसकी टोपी का हट जाना, जो भी है मैं आपको इसके बारे में दोबारा क्लियर करेंगे। लूजन, ये हेड लूज रहना, टाइट ना होना। टेरिटरी विकृतियाँ, प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट, सीमन बार आ गया, अब उसको हम जब चेक करते हैं तो उसके अंदर टेरिटरी जो क्या क्या पाई जाएंगी, ल्यूकोसाइट उसके हो जाना, ल्यूकोसाइट का प्रेजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोसाइट, आरबीसी सेल का होना, वो आगे वो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी, इन सेल का प्रेजेंस, और प्रीमोडियल स्पर्मियोजेनिक सेल्स, प्रीमोडियल स्पर्म जर्मिनल से निकलने बनते हैं ना, उससे पहले प्रीमोडियल विकृति का आ जाना, स्पर्मियोजेनिक सेल यानी कि बनने से पहले वाली सेल आ जाना, यानी कि स्पर्म बना नहीं, और या यूं इसको क्या लिख लो, इमेच्योर सेल का आ जाना, यानी कि स्पर्म का ना बनना, इमेच्योर सेल, उसके बनने से पहले स्पर्म के बनने से पहले ही उस सेल का सीमन में आ जाना। जाइंट सेल, ये तो पता ही है आपको, दैत्य सेल मतलब बहुत बड़ी सेल्स का आना, दाइंत। स्पर्मेटोजोन, ये देखना पड़ेगा, एक स्पर्मेटोजोन होता है, एक स्पर्मेटोजून होता है, तो इसमें दोनों में मैं एक देख के आपको बताऊंगा ये जून है या जोन है। इसके बाद में आता है फ्री स्पर टेल्स, पीछे की जो टेल है वो फ्री होना, फ्री स्पर टेल। डीजेनरेटेड क्लस्टर ऑफ द स्पर्म सेल,
जो स्पर्म सेल है उसका डीजनरेट हो जाना, डीजनरेट। ये इधर मेरे ख्याल से अगले पेज पे जब आप 272 पे देखोगे तो इसमें आप देखो ल्यूकोसाइट दे रखे हैं, और फिर इसके बाद में ये देखिए डीजनरेटिंग क्लस्टर ऑफ स्पर्म दे रखा है, यानी कि स्पर्म जो बना और उसकी सेल का पूरी का डीजनरेट हो जाना, यानी कि ख़त्म होना। डीजनरेट का मतलब होता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, ब्रस्ट होना, यूँ मान लो उसको, खुल जाना, डीजनरेट होना। रीजनरेट और डीजनरेट, डीजनरेट का मतलब कम हो जाना, ख़त्म हो जाना। ये सेल दे रखी है 9 नंबर पे, आप देखोगे जब उधर डीजनरेटिंग क्लस्टर ऑफ स्पर्म्स, जो स्पर्म्स डीजनरेट हो गए उन सब का इकट्ठों का एक क्लस्टर बन जाना। क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को, ये गुच्छा बना हुआ है, ये यहाँ दिखाया हुआ है, वो स्पर्म जो डीजनरेट हो गए। इसके बाद में है एपिथेलियल सेल, ये तो आपको पता ही है, एपिथेलियल सेल्स उसमें आती हैं। प्रोटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स, प्रोटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स, प्लाज्मा की ड्रॉपलेट्स का आ जाना, ये भी आप इधर इन्होंने मेरे ख्याल प्री मोडियल दे रखा है। और इसके बाद लास्ट आती है मेडूसा फॉर्मेशन। मेडूसा फॉर्मेशन ये 4 नंबर पे दे रखी है, पीछे देखोगे तो जैसे अम्ब्रेला नहीं होता, अम्ब्रेला टाइप। यहाँ स्टार फिश देखिए आपने, तारा मछली कहते हैं उसको शायद, हाँ तारा मछली कहते हैं, स्टार फिश। और यहाँ अम्ब्रेला छत्ता, इस छत्ते की तरह से ये इसके जो है ना ये वो बन जाते हैं, ये मेडूसा फॉर्मेशंस। जो स्पर्म्स हैं वो इस तरह के इकट्ठे होकर इस तरह की एक जो है रचना बना लेते हैं। इधर डीजनरेटेड हुए इकट्ठे हो जाते हैं, ये डीजनरेटिंग क्लस्टर बनता है। यहाँ अम्ब्रेला या स्टार फिश की तरह से इसकी संरचना बनती है। तो ये वैसे तो इतना वो इतनी अहमियत ये जो नहीं रखते हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी पिछली बारी कंपटीशन के अंदर इसमें से जो है एक सवाल पूछ लिया गया था, तो इसलिए वहाँ तो एक एक नंबर एक एक सवाल कीमती होता है। आपके LSA कोर्स के अंदर ये शायद इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस के ना हो, लेकिन आपके जो कंपटीशन है उसके अंदर एक एक शब्द इनका जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर भी बहुत बड़ी अहमियत रखेगा उस समय। तो ये सारे के सारे जब आप 272 पे देखोगे तो यहाँ डायग्राम दे रखे हैं इन्होंने। एरिथ्रोसाइट है, फ्री प्रोटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट, ये ड्रॉप्स आई हैं। ल्यूकोसाइट्स दिखा रखे हैं। मेडूसा फॉर्मेशन 4 नंबर पे है। प्रीमोडियल स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनिक सेल दिखा रखी है। ये जाइंट सेल दे रखे हैं नंबर 6 पे। 7 पे एपिथेलियल सेल्स हैं। स्पर्मेटोजोन है ये 8 नंबर पे दे रखा है। डीजनरेटिंग क्लस्टर ऑफ स्पर्म ये 9 नंबर पे दे रखा है। और 10 नंबर पे फ्री स्पर्म टेल, ये स्पर्म की जो है वो टेल जो है वो फ्री है, ये दे रखी है आपने, फ्री स्पर्म टेल्स, ये 10वें नंबर पे इसमें दे रखा है। फ्री स्पर्म, ये स्पर्म है 6वां। इधर जो है आपने टेरिटरी विकृतियाँ में फ्री स्पर्म टेल्स ये है इसकी विकृति। तो ये हमने विकृतियाँ पढ़ी। और ये नॉर्मल का डायग्राम तो आप अवश्य उसमें प्रैक्टिकल बुक में आपने बनाना है। ये सारे नाम आपने इसमें बनाने हैं, तो इनको याद भी करना है। तो यहाँ आपके यहाँ डायग्राम में देखें, प्राइमरी में इन्होंने दे रखी हैं ये जो विकृतियाँ हैं वो दे रखी हैं। नॉर्मल स्पर्म, उसके बाद है माइक्रोस्फेलिक स्पर्म, मैक्रोस्फेलिक स्पर्म, ये हेड वाले दे रखे हैं, छोटा हेड बड़ा हेड, ये इधर डायग्राम में दे रखे हैं। शॉर्ट ब्रॉड हेड, इलोंगेटेड नैरो, पायरीफॉर्म, डबल मिडल पीस, स्वेलिंग ऑफ मिडल पीस, ये सारे दे रखे हैं यहाँ पे। किंग कोइल्ड मिडल पीस एंड टेल, एबैक्सियल अटैच ऑफ मिडल पीस, ये दे रखे हैं यहाँ पे। आल्सो ये क्या आ गया, डिटैच्ड और लूज गैलिया कैपिटिस, ये मेरे ख्याल से ये हेड का ही साइड पार्ट है। ये एक आपको हमने देख लेंगे, इसको देख के बताएंगे आपको नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। ये दे रखे हैं इसके अंदर। तो ये आप इसको डायग्राम को अगर देख के याद करोगे तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। कुछ इनके मीनिंग्स हैं वो आप मीनिंग्स से भी याद कर सकते हो। इंग्लिश के ये वर्ड हैं, इसमें इनका अर्थ जो है, जैसे माइक्रोस्फेलिक है, माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा, तो ये समझ में आ जाएगा। तो ये आपके समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे इसका वीर्य का रासायनिक परीक्षण।
एबनॉर्मलिटी है हमने पढ़ ली, और अब है इसका केमिकल टेस्ट। मिनट देखना कितने हुए। तो 15 केमिकल टेस्ट के अंदर ये कर ही देते हैं पूरा, थोड़ा सा ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। केमिकल टेस्ट, एक परीक्षण में वीर्य की मेटाबॉलिक की जांच की जाती है। इसके लिए निम्न परीक्षण किए जाते हैं। पहला है मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। टेस्ट रिडक्शन का मतलब है जो इसका रंग चढ़ेगा वो ख़त्म हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा रंग जो उस पर आएगा, इसका ये मतलब है। इसको समझ लें अच्छी तरह से। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, जब भी सीमन के अंदर ये इसकी बूंद डालेंगे तो उसका रंग चढ़ेगा। जैसे उसको रखेंगे जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये रंग उड़ जाएगा। अगर रंग उड़ जाता है तो सीमन बेस्ट क्वालिटी का है। अगर नहीं उड़ता तो उसके अंदर और सारी ये इधर उधर वाली सेल जो हमने पढ़ी है ना, ये हैं जो उसके रंग को एब्जॉर्ब करेंगी और ये रंग उड़ेगा नहीं। ये सिंपल सा टेस्ट है। अभी इसको देखें। इसको MBR टेस्ट भी कहते हैं। इस विधि में स्पर्म्स की संख्या और शक्ति का बोध होता है। परीक्षण हेतु 0.2 cc वीर्य, 0.8 cc एग योक साइट्रेट डाइल्यूटर, ये अभी आप पढ़ोगे, अभी नहीं समझ में आएगा। एग योक साइट्रेट डाइल्यूटर क्या होता है? डाइल्यूटर अभी एक्सटेंडर भी कहते हैं, सीमन को बढ़ाने वाला, और इसको डाइल्यूटर भी कहते हैं, सीमन को डाइल्यूट करने वाला, एक ही बात। एवं 0.1 cc ताज़ा तैयार मिथाइलिन ब्लू घोल। मिथाइलिन ब्लू घोल कैसे बनता है? तो आप इसको पहले तो ये करें कि ये 50 किलोग्राम नहीं है, ये 50 मिलीग्राम है। ये किलोग्राम तो 50 किलो मतलब आधा थैला 100 ml cc में कैसे घोड़ोगे, ये पहले सोच लो। 50 मिलीग्राम मेलिथिन ब्लू, 100 cc ऑफ 3.6% सोडियम साइट्रेट डाइल्यूटर का एक परखलनी में मिलाकर वाटर बाथ करो। इसको बाथ कहते हैं, गर्म वाटर बाथ पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देते हैं। अब इसमें नीला रंग उड़ने का समय नोट करते हैं। यदि 3.5 मिनट में से 6 मिनट में नीला रंग उड़ जाता है तो वीर्य अच्छा है। 6 से 7 मिनट लगे तो संदेह युक्त है। यदि 9 मिनट या अधिक समय लगे तो वीर्य खराब है, काम में नहीं लेना। खराब वीर्य को कभी भी कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर नेक्स्ट है पीएच परीक्षण। पीएच उसकी कैसे नोट करें, पीएच कितनी है, सही पीएच है तो ही सीमन जो है वो अच्छा है। तो इसके अंदर हम लेते हैं नाइट्राजिन टेस्ट पेपर। ये नाइट्राजिन जो है टेस्ट, इसके लिए नाइट्राजिन पेपर बना हुआ है नाइट्राजिन का। ये जानने के लिए वीर्य अम्लीय है या क्षारीय, इस कार्य के लिए पहले लिए हुए वीर्य की एक बूंद लेकर नाइट्राजिन पत्र पर, जैसे लिटमस पेपर होता है ना, इसी तरह नाइट्राजिन पेपर होता है, पर एक साथ फैला देते हैं। इस प्रकार आए हुए रंग को मानक रंग के लिए पैमाने से मिलाकर उसकी पीएच, इसी में मानक रंग का पैमाना होता है साथ में दिया हुआ, इसी जो ये जो नाइट्राजिन पेपर है ना, इसी पे पैमाना दिया होता है। जैसे आपने देखा होगा मैस्टाइटिस को चेक करते हो, बहुत सारे फील्ड में जो साथी हैं घूमते हैं, मैस्टाइटिस की स्ट्रिप मिलती है, उसका जो ऊपर वाला कवर होता है उसके ऊपर दे रखा होता है कि ये अगर ये कलर आएगा तो इतनी पीएच है, ये आएगा इतनी, ये आएगा इतनी, ये आएगा इतनी, तो ये कलर ये इतनी पीएच आएगा। तो इसी तरह से इस पे दे रखा है। तो आपने तो क्या करना है, उस पेपर को लेना है और उसके ऊपर सीमन जो है वो फैला देना है, एक साथ फैला देते हैं। इस प्रकार अब रंग को नोट करते हैं और इससे पता चल जाता है कि एसिडिक है या जो है एल्कलाइन। अब दूसरा लिटमस कागज द्वारा सेम है परीक्षण। इस विधि से में लिटमस कागज पर वीर्य की एक बूंद डालकर देखा जाता है कि वीर्य अम्लीय है या तो क्षारीय। अन्य परीक्षण उपरोक्त के अतिरिक्त VDH कैपिलेटर एवं बोमोथाइमोलनील कैटलेज परीक्षण भी किए जाते हैं, जिससे वीर्य के बारे में मालूम होता है कि वह अच्छा है या संदेह युक्त है। ये आपके कोई विशेष काम का नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये लैब के काम की हैं, और उस समय जब सीमन जहाँ कलेक्ट करते हैं ये सारे जो है ना वहीं काम के हैं। लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए, नाम का पता होना चाहिए ये क्या होता है। अब है जीवाणु परीक्षण, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट।
इस परीक्षण में पता चलता है कि वीर्य में बैक्टीरिया कितने हैं, उपस्थित हैं या नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट, इसको सही करो, प्लेट काउंट में स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट। इसमें क्या है, वही प्लेट और उसमें काउंटिंग जिस तरह से पहले पीछे बताई हुई है, और डिफरेंशियल काउंट करनी चाहिए। डिफरेंशियल काउंट कैसे, कौन से तरह के, किस तरह के जो है वो अभी मैंने बताया आपको, नॉर्मल कितने हैं और एबनॉर्मल जो है वो कितने हैं, डिफरेंशियल्स। वीर्य दूषित होने का जरा भी संदेश हो तो उसमें जीवाणु परीक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसमें जीवाणु भी देखते हैं कि अलग अलग किस तरह से हैं, किस तरह के जो है वो इसमें बैक्टीरिया जो है अगर हैं तो कौन से हैं। वैसे इतना आसान नहीं है ये प्लेट काउंट, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट करना, क्योंकि ये लेबोरेटरी में आमतौर से नहीं देखा जाता है। इसके बाद में आता है सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अपने पास भी ये नहीं है यहाँ पे, और आपको ये करा भी नहीं पाएंगे, दिखा भी नहीं पाएंगे, यहाँ गंगानगर में भी उपलब्ध नहीं है भाई। अच्छा, इसके बाद में सीरोलॉजिकल, ये भी यहाँ उपलब्ध नहीं है हमारे, लेकिन सीरोलॉजिकल क्या होता है इसके बारे में आप नॉलेज ले लें, लेकिन ये नहीं हो पाएंगे। यह परीक्षण अत्यंत जटिल होते हैं, इसके लिए इसका प्रयोग कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर नहीं किया जाता। वीर्य में ब्रूसेल्ला एग्लूटिनिन का पता लगाने के लिए एग्लूटिनेशन परीक्षण टेस्ट किया जाता है। परीक्षण के परिणाम पॉजिटिव होने पर यह समझा जाता है कि सांड की जननेंद्रिय में इस छूत के जीवाणु मौजूद हैं या नहीं, ब्रूसेलोसिस के। एस्कार्बिक अम्ल, कोलिन, हाइलुरिनिडेज आदि भी परीक्षण वीर्य के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। वीर्य के परीक्षण एवं सही मूल्यांकन करने के उपरांत ही अच्छे वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रयुक्त करना चाहिए। वास्तव में कृत्रिम गर्भाधान की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। ये हमने आज देख लिया कि भाई ये टेस्ट जो हो गए, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर किसी स्टूडेंट की तरफ से ये और आती है ज़्यादा इनको जानने की बात, तो इसको देख करके और भी अच्छी तरह इनको समझाया जा सकता है, अगर इच्छा समझते हो, ज़रूरत समझते हो तो। लेकिन ये LSA के उस लेवल में ये नहीं आता, लेकिन मैं ये आपको नहीं कह सकता कि कंपटीशन में ये ऐसा ना पूछा जाए। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से और ध्यान से सुनना चाहोगे, इसकी डिटेल में जाना चाहोगे, तो मैं इन टेस्टों के बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो अब हमारा रहेगा वो रहेगा सीमन डाइल्यूटर वीर्य तनुकरण या सीमन एक्सटेंडर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। ये हमारा लेसन रहेगा 24। थैंक यू वेरी मच।